हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम लोग रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस पे बात करने वाले हैं, जिसमें 3 डेराइवेशन हम लोग को मिलता है और तीनों डेराइवेशन क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इतना इंपॉर्टेंट कि ये क्वेश्चन आपको 3 में से एक क्वेश्चन गारंटीड बोर्ड एग्जाम्स में आते ही आते हैं, हर साल आते हैं, और वो भी 4 नंबर का या 5 मार्क्स का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो इसका पूरा एक्सप्रेशन हम लोग डिराइव करके देखेंगे, अच्छे से रे डायग्राम समझेंगे कि किस तरीके से रे फॉर्मेशन होता है और कैसे उस रे फॉर्मेशन से हम लोग एक्सप्रेशन तक पहुंच सकते हैं। बहुत छोटा छोटा जो है उसमें कंसेप्ट का इस्तेमाल किया गया है और उस कंसेप्ट को पहले हम आपको बताएंगे और तब डिराइवेशन की तरफ ले चलेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का कंसेप्ट समझने के लिए। जो है सबसे पहले देखते हैं कंसेप्ट में क्या क्या सीखना है। तो सबसे पहले जो आपको कंसेप्ट सीखना है वो है एक्सटीरियर एंगल का कंसेप्ट। सब पढ़ा हुआ ही चीज होता है, बस एक छोटा सा रिवीजन अगर आप उसको कर लीजिए तो आपका सारा काम जो है आसान हो जाता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं एक्सटीरियर एंगल का कंसेप्ट। एक्सटीरियर एंगल का कंसेप्ट ज्योमेट्री में आप लोग पढ़े हुए, किस तरीके से काम करता है। ये होता है कि अगर ये एंगल x है सपोज दैट, और ये एंगल अगर y है, और ये एंगल अगर z है, और ये एंगल अगर p है, तो जो p का वैल्यू होगा, जो बाहर में जो एंगल होता है वो अपोजिट इंटीरियर के सम के इक्वल होता है। इस कंसेप्ट का इस डेरिवेशन में, आज के डेरिवेशन में यूज होने वाला है। तो P इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस वाई। एक कंसेप्ट ये है, जहां भी एक्सटीरियर एंगल किसी भी तरफ से आपको दे सकता है। मान के चलिए कि आपको ऐसा रह सकता है, उल्टा भी रह सकता है, इस तरीके से ट्रायंगल रहेगा, इधर लाइन आपका निकला हुआ रहेगा, तो इस एंगल का सम इन दोनों के इक्वल हो जाएगा। अगर आपका ट्रायंगल ऐसा है, इस तरीके का है, तो इन दोनों का सम इसके इक्वल होगा। यानी जिधर एंगल होता है उसके अपोजिट साइड के एंगल को हम लोग क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं, इक्वल हो जाता है। पहला कंसेप्ट ये। दूसरा कंसेप्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्री से जुड़ा हुआ कंसेप्ट है। हम लोग जानते हैं साइन 0 डिग्री इक्वल टू होता है 0, साइन 0 इक्वल टू 0 होता है। इससे हम लोग क्या सीख सकते हैं, तो इससे बहुत जरूरी चीज सीखने को मिलता है कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू में एंगल अगर बहुत छोटा है, अगर एंगल बहुत छोटा है, यानी देखिए 0 के बराबर है, तो जो एंगल होगा वही पूरे ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू होगा। क्या बोल रहे हैं, बहुत छोटे एंगल के लिए, बहुत छोटे एंगल के लिए जो ट्रिग्नोमेट्री के साथ एंगल होगा वही पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू होगा। अगर एंगल बड़ा हो जाएगा तब ऐसा नहीं होगा। जैसे साइन 30 डिग्री अगर हम लोग लेते हैं तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो यहाँ एंगल और पूरे का वैल्यू अलग अलग है। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं जो एंगल है वही उसका वैल्यू है। तो किसके लिए, फॉर वेरी स्मॉल एंगल, फॉर वेरी वेरी स्मॉल, यानी 0.0 समथिंग एंगल अगर रहे, तो उस टाइप के केसेस के लिए हम लोग जो साइन थीटा है वही हमारा थीटा होगा। फॉर वेरी वेरी स्मॉल एंगल, अगर एंगल बहुत छोटा है तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अगर आपको साइन थीटा है और मालूम है कि थीटा बहुत छोटा है, तो थीटा, साइन थीटा के लिए बदले में आप क्या लिख सकते हैं, सिर्फ थीटा लिख सकते हैं। कब, जब थीटा बहुत छोटा होगा। तो अगर आपके पास आया है साइन थीटा तो उसके बदले में आप केवल थीटा लिख दीजिए। अगर आपके साथ कॉस रहेगा तो कॉस में ये चीज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, यानी यहाँ एंगल छोटा है तो ऐसा नहीं आ रहा है। लेकिन सेम कंसेप्ट टैन के साथ भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि टैन 0 डिग्री भी क्या होता है, 0। तो टैन के केस में भी अगर एंगल बहुत छोटा है तो फिर जो टैन थीटा होगा वही हम लोग जो है थीटा बराबर थीटा लिख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि फॉर वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ एंगल, बहुत छोटे एंगल के लिए साइन थीटा थीटा के बराबर होगा और टैन थीटा थीटा के बराबर होगा, कॉस नहीं होगा। तो हम लोग इसको सीखते हैं, समझते हैं। अब एक्सप्रेशन की तरफ चलते हैं। हमारा क्या है, एक्सप्रेशन फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। तो सबसे पहले हम लोग एक स्फेरिकल सरफेस बना लेते हैं। तो मान के चलिए कि ये एक स्फेरिकल सरफेस है जो कि दो मीडियम को क्या कर रहा होगा, सेपरेट कर रहा होगा। इधर है हमारा मीडियम 1, इधर हम लोग मान लेते हैं ये है हमारा मीडियम 1। यहां से हम लोग एक लाइन बना लेते हैं इस तरीके से, ये एक लाइन हो गया। तो इधर मीडियम 1 है, इधर हमारा क्या होगा, मीडियम 2 होगा।
इधर मीडियम 1, मीडियम 2। इधर हम लोग मान लेते हैं कि है डेंसर मीडियम, कोई भी मीडियम मानेंगे एक्सप्रेशन जो है डिराइव होगा, लेकिन जैसे हम बता रहे हैं वैसे बनाइएगा तो काम आपका आसान रहेगा। डेंसर मीडियम और रेयरर मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं μ1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं μ2 है। अब देखिए अगर ये स्फीयर है इस तरीके का तो इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा, तो यहां मान लिया कि सेंटर है और सेंटर से अगर कोई लाइन बनाया जाता है इस पे तो वो परपेंडिकुलर होता है। तो ये जो हो गया इस सरफेस के लिए परपेंडिकुलर लाइन हो गया, जिसको कि हम लोग नॉर्मल कह सकते हैं। तो ये हमारा नॉर्मल का काम करेगा, एन और एन डैश लिख लेते हैं इसको। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो है सरफेस हम लोग को मिल गया, दो मीडियम सेपरेट कर लिए, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। अब हम लोग इसके लिए रे डायग्राम बनाते हैं। चलिए, तो मान के चलिए कि यहां से एक रे निकला और इस पॉइंट पे इंसिडेंट किया, कुछ इस तरीके से, ऐसे ऐसे आया, तो ये हमारा बन गया क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया ये। अब यहां पे आकर के मिल रहा है। अब इसके बाद दूसरे मीडियम में ये इंटर करेगा, तो दूसरे मीडियम में इसका इनिशियल पाथ ये था और कहां से कहां जा रहा है, डेंसर से रेयरर। तो जब डेंसर से रेयरर जाता है तो स्पीड बढ़ जाती है, नॉर्मल से दूर चला जाता है। तो अगर ये नॉर्मल है तो यहां से दूर भागेगा, तो दूर भागे तो कुछ इधर आकर के ये इस पे आके मिलेगा कहीं पे। तो ये हमारा इसके लिए रे डायग्राम हो गया। अगर ये हमारा रे डायग्राम है तो यहाँ पे हम लोग एंगल थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि एंगल बन रहा है अल्फा, यहाँ एक एंगल बन रहा है गामा, सपोज दैट मान लिए। अब पूरे एक्सप्रेशन को डिराइव करने के लिए आपको छोटा सा इसमें काम करना होता है। वो काम ये करना होता है कि यहां से बनाना होता है एक परपेंडिकुलर इस लाइन पे। परपेंडिकुलर बनाने से क्या होता है, देखिए ये O है, इस पॉइंट को A मान लिए, इस पॉइंट को B मान लिए, इस पॉइंट को P मान लेते हैं, परपेंडिकुलर जो बनाए हैं। तो यहां से हम लोगों को 3 राइट एंगल ट्रायंगल मिलता है। कौन कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल, एक है AOP, AOP, दूसरा है ABP, दूसरा ट्रायंगल, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, ABP, और तीसरा राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे है, इसको भी हम लोग कोई पॉइंट मान लेते हैं, ये सेंटर है तो C मान लेते हैं, C कहीं नहीं माना गया है तो ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा ACP, इस ट्रायंगल को लिख सकते हैं A, C और P। 3 ट्रायंगल मिलेगा, तीनों ट्रायंगल का यूज करके, कौन कौन सा ट्रायंगल, AOP, ABP और ACP, तीनों ट्रायंगल का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिराइव करेंगे एक्सप्रेशन रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस के लिए। एक छोटा सा कंसेप्ट यहां भी सीखना पड़ता है। कंसेप्ट क्या सीखना है कि देख लीजिए, पहले भी एक्सप्रेशन में हम ये इसका यूज किए हैं। क्या है आपका कंसेप्ट कि यहाँ पे देखिए जो एंगल है ये इतना बड़ा दिख भले ही रहा है, लेकिन एक्चुअली में सब एंगल बहुत छोटा है, मतलब 0 पॉइंट समथिंग का ये एंगल है। तो अगर ये एंगल पास आ जाता है, अगर इस लाइन को हम लोग नीचे खींचते हैं तो ये लाइन खींच करके जो है धीरे पास आते 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 कुछ यहाँ पे आके मिल जाएगा, यही मिलेगा। जितना एंगल छोटा करेंगे उतना ये उसके पास आते चला जाएगा, ये वाला लाइन यहाँ आ जाएगा, रे यहाँ आके मिलेगा, और जितना पास आएगा उतना जो है ये वाला डिस्टेंस अगर छोटा होगा तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ से जो आप परपेंडिकुलर बनाए हैं वो इतना दूर आपको दिख रहा है, लेकिन अगर यहाँ से परपेंडिकुलर बनाई होती तो एकदम लगेगा कि यहीं पे बन रहा है, ठीक यहीं पे जहां पे ये लाइन इससे पास हो रहा है। तो वेरी स्मॉल एंगल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहे हैं, फॉर वेरी स्मॉल एंगल, फॉर वेरी स्मॉल एंगल, जब एंगल बहुत छोटा होगा तो जो ये P है, जो P है ये कहीं नहीं जाएगा, ये समा जाएगा इसी में, इसी पॉइंट पे ये समा जाएगा, यानी ये सरफेस पे ही आ जाएगा। जब एंगल बहुत छोटा होगा तो ये P इतना दूर नहीं रह करके बल्कि सरफेस के ऊपर ही रहेगा। तो जब सरफेस पे रहेगा तो इसका हम लोग यूज करेंगे। इसी कंसेप्ट का जो हमेशा आपको ध्यान में रखना है। दो कंसेप्ट इधर बताए हैं, एक आपका एक्सटीरियर एंगल का, दूसरा कि अगर एंगल बहुत छोटा है तो आपके पास अगर साइन थीटा आया तो डायरेक्ट उसका वैल्यू थीटा लिखिए, या फिर अगर आपके पास वैल्यू tan थीटा आया तो डायरेक्ट उसका वैल्यू थीटा लिख सकते हैं। दो कंसेप्ट इधर हो गया। और तीसरा कंसेप्ट हम आपको ये बताए कि जो आपका रे अगर बहुत छोटा होगा तो परपेंडिकुलर लाइन एकदम जो है सरफेस के ऊपर ही आ जाएगा। तो जो आपका CP है और इस पॉइंट का नाम अगर आप D दे दिए हैं तो CP और CD बराबर हो जाएगा, CP इक्वल CD हो जाएगा। इस कंसेप्ट का हम लोग यूज करेंगे आगे के रे डायग्राम में। तो ये एक रफ डायग्राम बताए थे,
आगे हम लोग जो है एक जबरदस्त डायग्राम का यूज करेंगे। ये है हमारा सेम डायग्राम है, उसी तरीके से यूज किया गया है। यहाँ पे हम लोग ओ लिए हैं, यहाँ पे पॉइंट हम लोग ए ले लेते हैं, यहाँ पे ए था, यहाँ पे हमारा पॉइंट था बी, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। ये हो गया हमारा एक परपेंडिकुलर, यहाँ पे ड्रॉ हो गया, और परपेंडिकुलर का नाम दे देते हैं P। 3 राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, एक AOP, एक ABP और एक ACP। 3 राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करेंगे, और बाकी का कंसेप्ट जो है, और एक बताए थे कि फॉर वेरी स्मॉल, यहाँ पे जो है पॉइंट अगर हम लोग दे दे एक D, तो CP और CD आपस में इक्वल ही होगा, क्योंकि ये P जो एकदम पास आते चला जाएगा, जैसे जैसे ये नीचे गिरेगा P एकदम इसके पास आते चला जाएगा। तो अगर एकदम एंगल छोटा है तो P और D सेम पॉइंट हो जाएगा। इसी कंसेप्ट पे हम लोग का जो है डेराइवेशन बनता है। तो जो हम लोग एक एक करके जो है डेराइव करते हैं। तो सबसे पहले कोई भी डेराइवेशन के लिए हम क्या कंसेप्ट सिखाए हैं कि आपको यूज करना है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन। आप यहां से स्टार्ट कीजिए, आपको हर डेरिवेशन आगे बन जाएगा, कहीं कुछ नहीं करना है। हर एक्सप्रेशन, हर डेरिवेशन आपको नहीं भी याद है, आप जान रहे हैं कि रिफ्रैक्शन का है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन मारिए, उसमें कुछ ना कुछ आपको आगे चल के मिलेगा जो कि आपको आंसर दे देगा। तो यहां भी हम लोग जो है सबसे पहले शुरुआत किस चीज से करेंगे, शुरुआत करेंगे अपना लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन से। तो इसको थोड़ा सा पहले इधर खींचते हैं, बाद में जरूरत पड़ेगा तो इधर लेकर के आएंगे। चलिए, तो हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू वी नो दैट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहता है साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू, यहाँ पे सेकेंड मीडियम है म्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और फर्स्ट का है म्यू वन, तो हो जाएगा म्यू टू बाई म्यू वन। अगर इसको क्रॉस करते हैं तो हो जाता है ये म्यू वन इंटू साइन आई इक्वल टू म्यू टू इंटू साइन आर। ये हमारा एक इक्वेशन बन गया इस तरीके से। अब जो है हम लोग अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा गामा का वैल्यू जो है एक एक करके निकालेंगे और हम लोग का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो उसके लिए हम लोग का वही अपना काम करना है, ट्रायंगल जो 3 ट्रायंगल का नाम लिए थे उसका एक एक करके यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल ले लेते हैं AOP, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल AOP, इन ट्रायंगल AOP ट्रायंगल में, AOP ट्रायंगल में हम लोग tan थीटा बराबर जानते हैं परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, tan थीटा इक्वल टू P बाई B होता है। तो यहाँ अगर हम लोग tan अल्फा लेते हैं तो tan अल्फा इसके लिए परपेंडिकुलर का काम करेगा कौन, AP, और आपके बेस का काम करेगा OP। परपेंडिकुलर का काम करेगा AP और बेस का काम करेगा OP। और बताए थे कि स्मॉल वैल्यू के लिए जो P है वो D के बराबर ही होगा, यानी P वहीं पे होगा जहां D होगा, एकदम सरफेस पे चला जाएगा P। तो OD जो है ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, तो इसको हम लोग कह सकते हैं क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, OD को कह सकते हैं। अगर ये सेंटर है यहाँ पे तो इसको हम लोग जो है रेडियस कह सकते हैं, इसका रेडियस कह सकते हैं CD को, और जो BD है उसको हम लोग कह सकते हैं इमेज डिस्टेंस, V से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये 3 जो है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और रेडियस, इसका हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो देखिए क्या बताए थे कि फॉर वेरी स्मॉल एंगल, फॉर वेरी स्मॉल एंगल, यहाँ पे एंगल कौन है, अल्फा, एंगल अल्फा अगर वेरी स्मॉल है तो क्या हो सकता है, सबसे पहले तो tan अल्फा के बदले में क्या लिख सकते हैं, tan अल्फा लगभग बराबर टू किसके होगा, अल्फा के बराबर होगा। और दूसरा चीज क्या होगा, जो OP है वो किसके बराबर होगा, OD के,
ओपी जो है वो लगभग बराबर हो जाएगा ओडी के, ओपी बराबर ओडी। अब हम लोग इसका वैल्यू इसमें यूज करेंगे, तो tan अल्फा के बदले में अल्फा लिखेंगे, अल्फा इज इक्वल टू एपी बाई ओपी, और एपी को तो एपी रहने देंगे और ओडी यूज कर लेंगे ओपी के बदले में ओडी, और ओडी जो है वो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो अल्फा इज इक्वल टू लिख सकते हैं एपी बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये हमारा सेकेंड पॉइंट बन जाएगा। उसी तरीके से हम लोग बीटा का यूज करेंगे, पहले बीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो बीटा के लिए ट्रायंगल लेना होगा ACP, तो आ जाएंगे हम लोग इन ट्रायंगल ACP tan बीटा इक्वल टू, अब इतना लंबा नहीं लिखेंगे, हर बार एक ही चीज रिपीट नहीं करेंगे, एक बार में जो है tan बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी AP बाई बेस के जगह पे क्या लिख सकते हैं, CP। तो tan बीटा के बदले में बीटा लिखेंगे क्योंकि सब एंगल छोटा छोटा ही है, AP को AP छोड़ देंगे और जो CP है हमारा वो CD हो जाएगा, जिसको कि हम लोग रेडियस लिख सकते हैं। तो बीटा इक्वल टू हो गया AP बाई R, ये हमारा तीसरा पॉइंट बन गया। थोड़ा सा इसको शिफ्ट करते हैं इधर, चलिए तीसरा ट्रायंगल हम लोग ले लेते हैं, ABP था हमारा, तो इन ट्रायंगल ABP, इन ट्रायंगल ABP ट्रायंगल में tan गामा हम लोग लेंगे, tan गामा इज इक्वल टू, tan गामा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस AP बाई BP, AP बाई BP। अब BP कहाँ आ जाएगा, D पे आ जाएगा, तो D क्या है, इमेज डिस्टेंस, BD हो जाएगा इमेज डिस्टेंस। तो गामा इज इक्वल टू लिखेंगे AP बाई इमेज डिस्टेंस, ये हमारा चौथा पॉइंट हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्या किए, अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू निकाले। अब हम लोग अल्फा बीटा गामा के बीच में रिलेशन बनाएंगे एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी यूज करके, और आई और आर भी अब इसमें इंक्लूड होगा। तो देखिए क्या क्या है, अगर आप ट्रायंगल AOC में देखिए, ट्रायंगल AOC, यहां देखिए ट्रायंगल AOC, यहां देखिए इस तरीके से, ये है ट्रायंगल AOC आपका, और इसमें यहाँ एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, ये वाला एक्सटीरियर एंगल है। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम इसके इक्वल होगा, यानी अल्फा प्लस आई बराबर बीटा हो जाएगा। तो हम लोग इसको हटा लेते हैं, क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस आई बराबर बीटा, यहां लिखेंगे नाउ, इन ट्रायंगल AOC अल्फा प्लस आई बराबर बीटा, अल्फा प्लस आई बराबर बीटा, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, बीटा माइनस अल्फा, ये हमारा पांचवा पॉइंट बन गया। अब आ जाते हैं इस तरफ, आर और गामा के लिए हम लोग जो है कहानी देखते हैं। तो देखिए अगर आर और गामा में आएंगे, अगर बात करेंगे तो यहां से देखिए ये वाला ट्रायंगल अगर लेते हैं हम लोग, इधर वाला ये ट्रायंगल अगर ले लिया जाए, ध्यान से अगर आप लोग देखिए तो इसमें इधर बन रहा है एक्सटीरियर एंगल इधर, तो बीटा प्लस गामा बराबर आर हो जाएगा। तो इन ट्रायंगल ACB, इन ट्रायंगल ACB क्या हो जाएगा, बीटा प्लस गामा बराबर आर, यानी आर बराबर बीटा प्लस गामा, ये हो गया हमारा छठा पॉइंट। अब देखिए उधर जो भी हुआ है, साइन आई क्या बताए थे, स्मॉल एंगल के लिए साइन आई को भी हम लोग आई लिख सकते हैं, साइन आर को आर लिख सकते हैं। तो अगर इसको हम लोग चेंज करें थोड़ा सा, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, μ1 इंटू आई बराबर μ2 इंटू आर, इसको हम लोग 1 मान लेंगे, इक्वेशन इसको 1 मान लेंगे। और अब जो है आई का वैल्यू और आर का वैल्यू इक्वेशन 1 में डाल देंगे। तो कौन कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, 1, 5 एंड 6।
इक्वेशन 1, 5 एंड 6 हम लोग यूज करेंगे। यूजिंग इक्वेशन 1, 5 एंड 6 क्या क्या था आई इंटू, उधर था म्यू1 आई और आई के बदले में बीटा माइनस अल्फा, म्यू1 इंटू बीटा माइनस अल्फा बराबर म्यू2 इंटू बीटा प्लस गामा हो जाएगा। ये हो गया। और अब हम लोग अल्फा बीटा गामा का वैल्यू डालेंगे, अल्फा बीटा गामा का वैल्यू। तो अल्फा हमारा कितना आया था, अल्फा आया था एपी बाई यू, बीटा था एपी बाई आर। पहले अल्फा का वैल्यू लिखते हैं, अल्फा एक जगह है, म्यू1 इंटू बीटा था एपी बाई आर, अल्फा था एपी बाई यू बराबर म्यू2, बीटा था एपी बाई आर प्लस गामा था एपी बाई वी, गामा का वैल्यू आया था। अब यहां से हम लोग ऊपर में एपी कॉमन ले सकते हैं, तो म्यू1 इंटू एपी इंटू 1 बाई आर माइनस 1 बाई यू बराबर म्यू2 इंटू एक और एपी हम लोग कॉमन ले सकते हैं, यहां भी एपी इंटू 1 बाई आर प्लस 1 बाई वी। अब एपी और एपी आपका दोनों साइड क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ब्रेक करके बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा म्यू1 बाई आर माइनस म्यू1 बाई यू इज इक्वल टू, इधर आ जाएंगे तो हो जाएगा म्यू2 बाई आर प्लस म्यू2 बाई वी। ये हो गया। अब हम लोग आर आर को एक तरफ कर लेंगे, यू और वी को एक तरफ कर लेंगे, तो आर इधर आएगा तो हो जाएगा म्यू1 माइनस म्यू2, 1 बाई आर इंटू हो जाएगा म्यू1 माइनस म्यू2 बराबर म्यू2 बाई वी उधर रहेगा, म्यू2 बाई यू जाके प्लस हो जाएगा, म्यू1 बाई वी प्लस म्यू2 बाई वी है, सही कर लेंगे, म्यू2 बाई वी, म्यू2 बाई वी प्लस म्यू1 बाई यू, म्यू1 बाई यू। ये हो गया आपका। अब इसमें हम लोग एक काम करेंगे, एक जो है कंसेप्ट है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या कहता है कि जिस तरफ ऑब्जेक्ट होता है उधर का सारा डिस्टेंस नेगेटिव होता है, जिधर ऑब्जेक्ट उधर का सारा डिस्टेंस नेगेटिव, और उसके दूसरे साइड सारा डिस्टेंस पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसमें देखिए क्या क्या नेगेटिव साइड में आ रहा है, यू नेगेटिव, आर नेगेटिव, वी पॉजिटिव। 10th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, बहुत बेसिक चीज है, नहीं है फिर भी बता दिए कि जिधर आपका ऑब्जेक्ट होता है उधर का सारा लेंथ नेगेटिव, और जिधर इमेज होता है उधर का सारा लेंथ आपका पॉजिटिव होता है। तो आर में नेगेटिव लगाएंगे, यू में नेगेटिव लगाएंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे यूजिंग साइन कन्वेंशन, यूजिंग साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन लगाएंगे तो आर निगेटिव हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस 1 बाई आर इंटू म्यू1 माइनस म्यू2 इक्वल टू वी पॉजिटिव यू नेगेटिव, यानी म्यू2 बाई वी माइनस हो जाएगा म्यू1 बाई यू। यहाँ पे नेगेटिव को अगर हम ब्रैकेट के अंदर भेज दें तो इसका साइन उलट जाएगा, ये हो जाएगा आपका म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर इज इक्वल टू म्यू2 बाई वी माइनस म्यू1 बाई यू। तो ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया स्फेरिकल सरफेस के लिए। रिफ्रैक्शन अगर होगा तो इस एक्सप्रेशन का हम लोग यूज करेंगे, म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर इज इक्वल टू म्यू2 बाई वी माइनस म्यू1 बाई यू। इस एक्सप्रेशन का यूज हर बार जब भी सरफेस स्फेरिकल होगा और वहां रिफ्रैक्शन हो रहा होगा तो इसी एक्सप्रेशन का यूज करके सारा काम हम लोग कर सकते हैं, जिसमें म्यू2 सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, म्यू1 फर्स्ट मीडियम का, आर जिस सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है उसका रेडियस है, और इमेज और ऑब्जेक्ट उसी सरफेस के हिसाब से है। तो ये हमारा जो है हो गया आपका रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस का डेराइवेशन।
दोबारा से हम एक बार इसको समझा देते हैं, रिपीट कर देते हैं क्या क्या हम लोग किए। सबसे पहले हम लोग तो डायग्राम बनाए थे जिसमें एक स्फेरिकल सरफेस लिए, एक रे को इधर पास कराए, वहां ऑब्जेक्ट था और यहाँ पे उसका जो है इमेज बन रहा है। एक रे लिए है कन्वीनियंट जो है बनाने के लिए। उसके बाद जो है हम लोग लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, हर बार डायरेक्शन की लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यूज कीजिए। कंसेप्ट बताए थे tan अल्फा अल्फा के बराबर होगा, tan बीटा बीटा के बराबर होगा, और साइन जो है थीटा भी थीटा के बराबर होता है। स्मॉल एंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल कंसेप्ट बताए थे, और सारे का यहाँ यूज करके आपको जो है डेरिवेशन पे हम लोग पहुंच गए, जिसमें रिलेशन मिला यू भी और आर के बीच में म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर इज इक्वल टू म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू। अब इस एक्सप्रेशन का यूज हम लोग करते हैं दो सरफेस अगर स्फेरिकल आ जाए। जब दो स्फेरिकल सरफेस आएगा तो क्या होगा, तो देखिए दो स्फेरिकल सरफेस आएगा तो कुछ ऐसा खेल होगा। आगे बढ़ो, कुछ ऐसा हो जाएगा। दो स्फेरिकल सरफेस अगर आता है तो आपका कुछ इस तरीके का कहानी देखने को मिलेगा। यहां देख लीजिए।